बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपकी खिदमत में। आप देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया। नाजरीन, इस वक्त तुर्की और इज़राइल के दरमियान में चपकलश होते नज़र आ रही है। मंगल की रात को इज़राइल ने हमला किया, तकरीबन 7 के करीब हमले किए इदलिब नामी प्रोविंस के अंदर, जिसमें रनवे स्टोरेज फैसिलिटीज़ उन्होंने तबाह कर दी। अब ये वो थी जिसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि एक दिन पहले तुर्की ने इनको रिपेयर किया था। इज़राइल कर क्यों रहा है इस तरह से? इज़राइल का मौक़िफ़ ये है कि उन्हें एक कमज़ोर सीरिया चाहिए, एयर कॉरिडोर चाहिए ताकि वो ईरान के ऊपर हमलावर हो सकें। और यही वजह है कि जब तुर्की दोबारा एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट्स कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है सीरिया की, तो उस सूरत में इज़राइल को तशवीश लाहक हो रही है। न फ़कत ये बल्कि इसके साथ अगर आप माजी में ताल्लुकात को देखें तुर्की और इज़राइल की, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है। यानी अगर आप ऑटोमन एम्पायर के दौर से देखें तो ये वही ऑटोमन एम्पायर थी जिसने सबसे ज़्यादा यहूदियों को फैसिलिटी दी हुई थी। यूरोप के अंदर तो ये गेटोज़ के अंदर रहते थे, और उन्हीं के दौर के अंदर ये फ़लस्तीन में आके आबाद भी हुए, दुनिया से धत्कारे हुए थे। इसके बाद 1949 में तुर्की वो पहला मुस्लिम कंट्री था जिसने इज़राइल को रिकग्नाइज़ किया, और फिर 1996 में तुर्की और इज़राइल के डिफेंस कोऑपरेशन भी रहा, यहाँ तक कि तुर्की के फाइटर जेट्स बनाने से लेकर और दूसरे टेक्निकल इश्यूज़ तक इज़राइल ने मुआवनत की। और फिर हमने देखा इन दोनों के दरमियान में ट्रेड भी काफ़ी वसी नज़र आई, और 2024 में जाके सदर एर्दोगान ने इस ट्रेड के ऊपर कदगन लगाया। लेकिन इस साल भी तकरीबन कहा जा रहा है कि 934 मिलियन डॉलर की अशिया इज़राइल ने मंगवाई हैं तुर्की से। तो मसला यहाँ पे ये है कि इस वक्त इज़राइल का जो ख्वाब था, उसका जो ख्याल था कि इज़राइल के ऊपर, ईरान के ऊपर हमले के बाद उसके लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी, अरब वर्ल्ड डर जाएंगे और उसकी अजारादारी इधर कायम हो जाएगी। लेकिन उसका ख्वाब उस वक्त चकनाचूर हो गया जिस वक्त यहाँ पे एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ। गो कि वो जो डिफेंस एग्रीमेंट है, जिसे मगा एग्रीमेंट कहा जा रहा है, वो अमेरिका की एग्रीमेंट के साथ हुआ है। और इंटरेस्टिंगली तुर्की अमेरिका का पार्टनर है, सऊदी अरब की कुर्बतें अमेरिका के साथ हैं, पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं अमेरिका के साथ, और इवन जो इस वक्त अहमद शरा हैं वो भी इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत करीब हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना कि इसको हमने इंस्टॉल किया है। और यहाँ पे सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि उसका जो एक और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वह इन सब के मेलाप को अपना एक ख़तरा समझ रहा है। ईरान की जो रेजिस्टेंस है उसने इज़राइल के आगे एक दीवार खड़ी कर दी, बिकॉज उसने अपना डिटरेंस और अपनी रिटेलिएशन की कैपेबिलिटी को शो किया। और उसके साथ जब ये मक्का एग्रीमेंट साइन हुआ तो इज़राइल समझ गया कि वो इस सारे मैदान के अंदर तना होकर रह गया। इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर एक क्रिटिसिज्म भी आ रही है कि इज़राइल और इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ ऐसी रही हैं जिन्होंने उनको तनहा कर दिया है। इस पूरे दौर में अगर इज़राइल के रैपो को देखें पूरी दुनिया में, तो इज़राइल के ख़िलाफ़ डेमोन्स्ट्रेशन नज़र आ रहे हैं। पब्लिक प्लेसेस पे उनके जाने के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। यहाँ तक कि न्यूजीलैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हमें बड़े पैमाने पे एतराज़ात नज़र आ रहे हैं अगर उनकी हुकूमतें कुछ न कुछ ताल्लुक़ इज़राइल के साथ रख रही हैं। और फिर इसी दौरानिए के अंदर इंटरेस्टिंगली हम ये भी देख रहे हैं कि इज़राइल के ताल्लुकात फ़कत एक मुल्क के साथ बनते हैं और उसका नाम है सोमालीलैंड। बाकी तो इज़राइल के तकरीबन सारे ख़िलाफ़ हो गए। और यहाँ तक कि जो एक अब्राहम अकॉर्ड था जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ईरान जंग के बाद डरा डरू के सब मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को ऑन बोर्ड किया जाएगा, वो भी इस वक्त हमें खुश्क होते हुए नज़र आ रहा है। इस पर गुफ्तगू हम करेंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी क्लिप्स हैं 2-4, वो मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ, रिपोर्ट। उसके बाद अपने मेहमानों की तरफ जाएंगे। और इस क्लिप का मकसद ये कि जानें कि असल ये मसला है क्या, क्यों है, इज़राइल के इंटेंशंस क्या है, क्या तुर्की रिटेलिएट करेगा, क्या इसमें पाकिस्तान तुर्की का साथ देगा, बिकॉज एक पे हमला सब पे हमला तस्वर किया जाएगा। नेटो की सिचुएशन इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या होगी, और फिर अमेरिका का मौक़िफ़ इस पे क्या होगा, बिकॉज अमेरिका को पता था कि इज़राइल हमला करने जा रहा है इदलिब के एयरबेस के ऊपर, लेकिन उन्होंने ये इत्तला तुर्की को नहीं दी। और इस वक्त अमेरिका ये भी खुश हो रहा है कि इज़राइल अंडर प्रेशर है ताकि गज़ा पीस प्लान को इज़राइल तस्लीम कर ले। इज़राइली प्राइम मिनिस्टर ये कहते नज़र आ रहे हैं कि 50 से 60% तक हम अपने कंट्रोल के अंदर रखेंगे। वहाँ पे 34 से 35% जो है लेबनान के अंदर भी उन्होंने एरिया को अपने अंदर रखा हुआ है। अब इस सारी सूरत हाल में मक्का एग्रीमेंट क्या करता है, तुर्की का क्या एक्शन होगा,
یہ وہ بڑے سوالات ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں پہ جائیں، ایک چھوٹی سی رپورٹ ہماری ٹیم نے تیار کی، یہ بھی ملاحظہ فرمائیں. اسرائیل اور ترکیہ کے درمیان حالیہ کشیدگی نے مشرق وسطیٰ میں ایک نئے اور خطرناک محاذ کے خدشات پیدا کر دیے ہیں. اگرچہ دونوں ممالک کے درمیان ابھی براہ راست جنگ شروع نہیں ہوئی، لیکن شام میں بڑھتی ہوئی فوجی کشیدگی نے صورتحال کو انتہائی حساس بنا دیا ہے. 18 اگست 2026 کو اسرائیل نے شمال مغربی شام کے ابو الظہور ایئر بیس پر فضائی حملہ کیا. اسرائیل کا کہنا تھا کہ اسے خدشہ تھا کہ وہاں ترک فوجی تعینات کیے جا سکتے ہیں، جبکہ ترکیہ نے اس موقف کو مسترد کرتے ہوئے اسرائیلی کارروائی کی مذمت کی. اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے واضح کیا کہ اسرائیل شام میں ترک فوجی موجودگی کے پھیلاؤ کو قبول نہیں کرے گا. دوسری جانب انقرہ شام کی نئی حکومت کے ساتھ فوجی اور دفاعی تعاون بڑھا رہا ہے. یہی صورتحال دونوں ممالک کو براہ راست فوجی تصادم کے قریب لا رہی ہے. اس تنازع میں نیٹو کا کردار انتہائی اہم ہے، کیونکہ ترکیہ نیٹو کا رکن ہے. نیٹو کا آرٹیکل 5 اجتماعی دفاع کی ضمانت دیتا ہے. تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ ترکیہ پر کسی بھی حملے کی صورت میں تمام نیٹو ممالک لازماً اسرائیل کے خلاف جنگ شروع کر دیں. مارچ 2026 میں نیٹو سیکریٹری جنرل مارک روٹے نے واضح کیا تھا کہ ایک واقعے کے بعد آرٹیکل 5 کو فعال کرنے کی بات نہیں ہو رہی تھی. مزید اہم بات یہ کہ 2026 میں ترکیہ نے پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ بھی کیا ہے، جس سے خطے میں نئی دفاعی صف بندی سامنے آئی ہے. اگر اسرائیل اور ترکیہ کے درمیان براہ راست جنگ چھڑتی ہے تو یہ صرف دو ممالک کا تنازع نہیں رہے گا، بلکہ شام، نیٹو، امریکہ اور دیگر علاقائی طاقتیں بھی متاثر ہو سکتی ہیں. اسی لیے موجودہ صورتحال کو جنگ سے پہلے خطرناک فوجی مقابلہ قرار دینا زیادہ درست ہے، نہ کہ اسے پہلے ہی اسرائیل ترکیہ جنگ کہنا. ناظرین، آپ نے رپورٹ ملاحظہ فرمائی. اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب، نون دفاعی تجزیہ کار ہیں. خالد چشتی صاحب، پہلے تو آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ اور سلام قبول کر لیجئے. خالد چشتی صاحب، فرمائیے گا، ایران اور امریکہ کا مسئلہ وہیں کا وہیں پڑا ہے، اسٹریٹ آف ہارمز بھی بند ہے اور یہاں تک کہ باب المندب بھی بند ہونے کے قریب نظر آ رہا ہے. اس ساری صورتحال میں ترکی اور اسرائیل کی چپکلش کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ سیریا کے گراؤنڈ کے اوپر؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے انوائٹ کیا اور آپ نے جو انٹروڈکٹری ایک ویڈیو چلائی ہے بڑی کمپریہنسو اس لیے ہے کہ وہ یہی سب کچھ بیان کرتی ہے. بنیادی طور پر الدہور بیس پر جو حملہ کیا وہاں ایک آپریشنل رن وے، اس کی سٹوریج فیسلٹیز پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک ٹرکش ڈیلیگیشن موجود تھا اور وہ بیسیکلی ایویلیویشن اور سروے کر رہے تھے اپنی جو کنٹریبیوشن ان کی ہو سکتی ہے سیریا کی سیکیورٹی کو بڑھانے کے لیے. اب سیریا کی سیکیورٹی کے پیچھے کون پڑا ہے؟ وہ ہے اسرائیل اور نتن یاہو. وہ بنیادی طور پر اس لیے پڑا ہے کہ جو گریٹر اسرائیل کا ڈیزائن ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک سیریا میں ایک حکومت ڈی سٹیبلائز نہ رہے، ان گارڈیڈ یا فریگمنٹڈ قسم کی وہاں پہ گورننس رہے. جتنی زیادہ وہاں پہ کیوٹک سچویشن ہوگی اسرائیل کو سوٹ کرتی ہے، کیونکہ وہاں وہ انفلٹریٹ کر کے ایز اینڈ وین نیڈ بیسس پر حملے کر سکتا ہے. اور آپ کے ویورز کو یاد دلاتا چلوں کہ T4 ایک جگہ پہ اسرائیل نے پچھلے سال اپریل 2025 میں بھی حملہ کیا تھا اور بنیادی طور پر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو اس کا ہیجمونک ڈیزائن ہے اسرائیل کا، وہ سب سے بڑی ترکی ہے. اور ترکیوں کو بھی یہ پتا ہے کہ اگر سیریا پہ کسی طرح اسرائیل کا انفلوئنس بڑھتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے ایک بارڈرنگ ملک کے طور پر ابھرے گا اسرائیل وہاں پہ، یا انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ترکی میں اپنا انفلوئنس استعمال. تو ترکی کے لیے یہ ایک بفر زون ہے جو کہ لاجیکل بات ہے، جس کا مطلب ہے ترکی چاہتا ہے یہاں پہ ایک اسٹیبلش گورنمنٹ ہو جس کا رول ہو، جس کی ریٹ ہو اور جس کی کیپیبلٹی ہو. یہ کنفرنٹیشن بنیادی طور پر چل رہی ہے. جتنی زیادہ یہاں پہ انسیکیورٹی ہوگی اتنا سیریا کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں ایک کنٹریبیوشن ہوگی. جو آپ نیٹو کی بات کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ نیٹو ترکی کی مدد کو آئے گا، کیونکہ ترکی کی مدد کو اگر نیٹو آتا تو پھر ہمارا اتحاد 3 ملکوں کا جب بنا ہے وہ نہ بنتا. ترکی اور بہت سارے دوسرے ممالک یہ سمجھنے میں کوئی دیر اب نہیں لگا رہے کہ اگر کسی آنے والے وقت میں امریکہ کے پاس چوائس ہوا بٹوین اسرائیل اور وہ کوئی وکٹم ملک، چاہے وہ سیریا ہو، چاہے وہ ترکی ہو یا کوئی اور ہو، تو امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا. اور جب اسرائیل کا ساتھ دے گا تو obviously وہ ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی ملکوں کے اندر پیدا ہوئی ہے، اور یہ کوئی شک کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ تمام مڈل ایسٹ کے ممالک آپ نے دیکھا جدھر تقریباً 19 ایئر بیسز تھے. ابھی مڈل ایسٹ اور ایران کی جو جنگ بھی ہے امریکہ کی، تو مڈل ایسٹ پہ کوئی بھی بیس امریکہ خود بھی نہیں ڈیفینڈ کر سکا اور ان کو ڈیفینڈ کرنے بھی نہیں آیا. چلے میں اور زیادہ کلوزلی آپ کو بتاتا ہوں کہ 2019 نے ایک حملہ کیا تھا سعودی عرب پر، اور نہ امریکہ مدد
को आया था डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कोई रिटेलिएशन की थी। पिछले साल कतर का भी आप याद करें, जब कतर पर हमला किया था ईरान ने, तो हालांकि वो मिलिट्री बेस तो अमेरिका का था, ना अमेरिका ने डिफेंड किया ना रिटेलिएट किया, जिसका मतलब यह है कि अपनी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक अमेरिका टेलर करता है। तो मेरा नहीं ख्याल नेटो ऐसी कोई बॉन्डिंग है या ऐसी कोई ऑब्लिगेटरी है कि वो तुर्की को खुदा न खास्ता खतरा हुआ तो वो उसकी मदद को आएंगे। ये बड़ा आपने अच्छी एनालिसिस दी है खालिद चिश्ती साहब। इस सारे तनाजुर में वो जो प्रिंसिपल है रियलिज्म का, एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड, इन दैट केस इज़ इट पॉसिबल कि ईरान भी ऑन बोर्ड हो जाए इस मक्का एग्रीमेंट के अंदर, बिकॉज सबका टारगेट तो फिर इजराइल है। देखिए डॉक्टर साहब, जिस दिन ये मुआहदा ऐलान हुआ था पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान, तो मैंने उस वक्त ना सिर्फ गुजारिश की थी बल्कि तवक्को की थी कि लॉन्ग टर्म में ईरान को भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि जिस तरफ आप इशारा फरमा रहे हैं, बिल्कुल देखिए ईरान की क्या ख्वाहिश है। बुनियादी तौर पर ईरान समझता है कि इस पूरे खित्ते में जो एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेज हैं, चाहे वो इसराइल हो, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, और अमेरिका यहाँ से निकल जाए, तो जब वो कुव्वतें निकलेंगी तो फिर एक वैक्यूम क्रिएट होगा, मिलिटरीली भी, पॉलिटिकली भी, लीडरशिप का भी। तो वो कौन फिल करेगा? अगर वो आपस में हम ममालिक मिलकर, चाहे पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, इंक्लूडिंग ईरान, अगर हम उस वैक्यूम को फिल करते हैं, तो ये तो ईरान की ख्वाहिश के अन मुताबिक पॉलिसी होनी चाहिए। हाउएवर, मैं यही एक क्वेश्चन के साथ ये ऐड करता चलूं, क्योंकि ईरान अभी जंग की हालत में है प्रैक्टिकली, अभी उसकी इकोनॉमिक कोर्जन हो रही है, उसके खिलाफ महाज बढ़ता जा रहा है, उसके खिलाफ लॉबिंग शुरू हो गई है। उनके जो स्कॉट हैं, उनके जो फाइनेंशियल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा जी अब हम इतनी ज्यादा मैसिव इकोनॉमिक इसकी आइसोलेशन करेंगे और स्ट्रैंगुलेशन करेंगे कि रिकॉर्ड होगा वर्ल्ड का। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होने के चक्कर में अभी तक अमेरिका ने ईरान को बहुत ऑफेंड किया हुआ है। मेरा मानना ये है कि जब यहाँ से अमेरिका चला जाएगा, जंग एक अमन की हालत में कन्वर्ट हो जाएगी और ईरानी लोगों को एक एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी या एलिमेंट ऑफ विक्ट्री लगेगा, लॉजिकली ईरान को और ईरान की लीडरशिप को फैसला करना चाहिए कि इन मुल्कों को जो बाहर से आए हैं अमेरिका की शक्ल में या उसके एलाइज, उनको डिनाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी डिपेंडेंसी करें। एंड मैं आपकी बात को सपोर्ट भी करता हूं और इसको बिल्कुल लॉजिक समझता हूं, चाहे अभी ना सही, आने वाले वक्तों में ईरान को भी ये इसी तरह होगा। खालिद साहब, लास्ट बड़ा ब्रीफ सा आपका जवाब चाहिए होगा। मुझे पता है कि ये आपको मुझसे ज़्यादा पता है, आप एक्सपर्ट ही इसी चीज़ के। शाहिद ड्रोन जो है उसने बड़ी प्रिसीशन स्ट्राइक की हैं इसराइल के ऊपर, और वो 20 kg पे लोड ले जा सकता है, जबकि तुर्की के पास तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के ड्रोन से और 270 kg जो है वो पे लोड ले जा सकता है। मवाजना अगर आप करें मुख्तसर अंदाज से दोनों मुल्कों का एयर पावर के हिसाब से, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, तुर्की के ड्रोन्स को, और जो जिसमें उसने पाकिस्तान की भी बहुत मदद की, अब हम भी अल्हम्दुलिल्लाह इंडिजिनाइजेशन कर रहे हैं कंप्लीटली, हम इंडिपेंडेंट बना रहे हैं पाकिस्तान में भी। तुर्की में और ईरान में ये फर्क है कि तुर्की को वेस्ट का पूरा एक्सपोजर हासिल था। दैट मीन्स कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, अनमैन्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सर्किट्स हैं, इस तरह की चीजों में तुर्की को कोई बहुत ज्यादा सैंक्शंस का सामना नहीं करना पड़ा। तो दूसरे लफ्जों में वेस्ट की बहुत ज्यादा एक ब्लेसिंग थी उनको। मैं आपके व्यूअर्स को थोड़ा सा और स्क्वीज करके सपोर्ट कर देता हूं जवाब को, कि देखिए तुर्की यहाँ पे ऑलमोस्ट F-16 इंजन और बाकी चीजें ओवरऑल तक कर रहा है F-16। पाकिस्तान के पास तकरीबन, पाक फिजाइया के पास अगर 75 F-16 है, तो तुर्की के पास 270 के करीब F-16 है। दैट टेल्स यू द स्टोरी कि वेस्ट कितना कंफर्टेबल था, खासतौर पर अमेरिका रहा। अगर उसको एक्सेस रहा है तो उनकी ऑब्वियसली उनको भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा एडवांस किया। ईरान का शायद ड्रोन मजबूरी की हालत में एक इकोनॉमिक फ्रंट पर और सैंक्शंस को मद्देनजर रखकर बनाया गया है कि वो ईरान चाहता है कि वेस्ट का कोई डिपेंडेंसी ना हो, वो जो बनाया उन्होंने इकोनॉमिकल हो, और इकोनॉमिक जो सैंक्शन लगी है उसकी वजह से वो महंगे वेपन्स और इस तरह की सोफिस्टिकेशन वो कर भी नहीं सकते थे, और डिपेंडेंसी भी नहीं रखना चाहते थे कि वेस्ट किसी वक्त उनको ब्लॉकेड ना कर दे। तो बहुत फर्क है दोनों में, लेकिन जितनी डिटरेंस क्रॉस की है ईरान ने, वो बड़ी कामयाबी से की है, क्योंकि ईरान ने जंग अपने लिए सस्ती रखी है, और उन ड्रोन की मदद से जो विक्टिम या टारगेट मुल्क थे, और खासतौर पर अमेरिका और उनके एलाइज, उनके लिए जंग बहुत महंगी कर दी। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी रेलिवेंट एंड टू द पॉइंट आपने एनालिसिस शेयर की हमारे नाज़रीन के साथ। यहाँ पे नाज़रीन छोटा सा वक्फा लेते हैं, जब वक्फे से वापस आएंगे तो इस सारी सूरत हाल को हम अपने अगले मेहमानों से पूछेंगे, जिसमें हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब मेरे को होस्ट हैं, और एम्बेसडर नाइला चौहान साहिबा भी। और उससे अगले सेगमेंट में फिर हम बात करेंगे कश्मीर की, बिकॉज कश्मीर है शहरक पाकिस्तान के। खालिद चिश्ती साहब से गुफ्तगू हो रही थी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने एनालिसिस दी, और उन्होंने कहा ये जो मक्का एग्रीमेंट है, ये मेरी भी असेसमेंट यही है कि तुर्की ने इसलिए ज्वाइन किया है बिकॉज उन्हें मालूम है कि ना अमेरिका और न नेटो उसकी मदद के लिए आएंगे अगर इसराइल के साथ जंग लगी। और उन्होंने बड़े दो अच्छे एग्जाम्पल्स दिए।
پہلا ایگزامپل انہوں نے قطر کا دیا اور دوسرا ایگزامپل جب سعودی عرب پہ حملے ہوئے تو اس وقت بھی امریکہ نہیں آیا. بہرحال اس سے پہلے کہ میں اپنے کوسٹ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب کے پاس جاؤں, 2-4 جو انٹرنیشنل نیوز کی ہیڈ لائنز ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلے جو وی ہے واشنگٹن آئے, اس نے جو ہیڈ لائن لگائی ہے اور وہ اسکاٹ ریٹر کے حوالے سے, انہوں نے وارن کیا ہے کہ پوٹینشلی ترکی اور اسرائیل کے درمیان میں جنگ ہو سکتی ہے اور اس کے بڑے سیویئر کنسیکوینسز ہوں گے, اور وہ یہ آرگیو کرتے ہیں کہ ٹرکی ہیز دا ملٹری کیپیسٹی ٹو پوز اے میجر تھریٹ ٹو اسرائیل, اور اس کا ہم نے تذکرہ پہلے سیگمنٹ کے اندر بھی کیا. ماریو نفال جو کہ اچھا پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں اور انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو اپنے ساتھ لیتے ہیں, انہوں نے ٹویٹ کے اندر کہا ہے کہ اف اسرائیل ریئلی وانٹس ٹو پلے FAFO with Turkey, this is just one of the toys in Erdogan's war chest they'll have to contend with. Forget Shahed drones with their 20 kg payloads. These are stealth drones, jets that drop 270 kg precision munition. تو زمین آسمان کا فرق ہے. اگر اسرائیل ایران کے شہید ڈرونز کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو ہاؤ کین اٹ ٹیکل دا اسٹیلتھ ڈرونز آف ترکی ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور جو ٹویٹ ہے وہ اس وقت وار سورف کی طرف سے ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ٹرکش فارن منسٹر کا انہوں نے اسٹیٹمنٹ بنیادی طور پہ دیا, خان فیدان صاحب کی. وہ کہتے ہیں وی آر ناٹ پلئنگ گیمز, اسرائیل ہیز ایکسیڈیڈ دا لمٹس آف ٹالرنس, دوز ہو کنٹرول اسرائیل شوڈ پل دا لیش, the region cannot withstand any more Israeli provocation. I emphasize this. تو کیا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو گیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ مختلف رپورٹس آ رہی ہیں کہ ترکی نے تقریباً 100 سے 200 ٹینکس آرمرڈ وہیکلس اور 10 سے 20 ٹینکس کو ٹرانسفر کیا. اسی یہاں پہ ناظرین لیتے ہیں چھوٹی سی انالیسس ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب کی. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب السلام علیکم سر, بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں ترکی اور اسرائیل کو؟ دونوں کے درمیان میں اس وقت چپکلش نظر آ رہی ہے. اسرائیل بہت قریب ہے امریکہ کے, ترکی بہت قریب ہے امریکہ کے, اور یہ جو مکہ ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں جتنے بھی پارٹنرز ہیں وہ بھی بڑے قریب ہیں امریکہ کے. یعنی ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, سعودیہ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, ترکی کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, سیریا کے احمد الشرع کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. ٹرمپ صاحب کہتے ہیں اسے ہم نے انسٹال کیا ہے. تو اس ساری صورتحال میں اس چپکلش کو کیسے دیکھتے ہیں, کدھر جا رہی ہے یہ چپکلش؟ جی ڈاکٹر صاحب مجھے ایسے لگتا ہے, تو بہت شکریہ, لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ڈیولپ ہو رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نیتن یاہو الیکشنز لڑنے لگے ہیں اور ان کو اردگان چاہیے ایز اے فگر, اور ایک نیا ایران چاہیے ان کو, اور وہ نیا ایران وہ سمجھتے ہیں کہ ترکی ہوگا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا تل اویو کے اندر کچھ پوسٹر لہرائے گئے جس میں نیتن یاہو صاحب نے ان کا نام بھی لکھا ہوا تھا جناب, کہ مجھے جہاں پہ ممدانی سے خطرہ ہے, جہاں سے ایرانیوں سے خطرہ ہے, مجھے اردگان سے بھی خطرہ ہے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو جس طرح ترکی بفر زون کریٹ کر رہا ہے سیریا کے اندر, ہم بھی بفر زون کریٹ کر رہے ہیں, اور ہم حالانکہ 200 کلومیٹر دور ہے یہ بیس جہاں پہ ترکی نے, جہاں پہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیس ہے یہ ہمارے لیے خطرہ ہے, اور اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کو ہٹ کرنا ہے. تو بیسیکلی اس وقت ترکی اور اسرائیل کے بیچ میں ایک پرائمری فلیش پوائنٹ جو ہے وہ سیریا بنا ہوا ہے. لیکن امپورٹنٹ, اور صرف یہ نہیں ہے, آپ گریس میں چلے جائیں, سائپرس میں چلے جائیں, وہاں پہ بھی ان کے آپس میں مسئلے مسائل ہیں, ایون کہ آپ ارمینیا کے اندر بھی. لیکن ادھر سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں تو دس از دا ٹیسٹ آف دی الائنس ایز ویل. سو یہ سیریا نے, یہ ترکی نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ فیوچر کس طرح کا دیکھتے ہیں اور وہ کس طرح چیزیں ایکسپلین کرتے ہیں ہم سیریا کے اندر. حال ہی میں آپ کو پتا ہے سیریا کے فارن منسٹر اسلام آباد آئے ہوئے تھے. اب یہ ایک بڑا سوورن ایگریمنٹ ہے, اٹیک آن ون از این اٹیک آن ادر. کیا کل کو اسرائیل ان بیسس پہ بھی حملہ کر سکتا ہے, جو ان ایریاز پہ بھی حملہ کر سکتا ہے جہاں پہ ترکی بیٹھا ہوا ہے, یا کہ جو فیوچر جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں یا بیسز ہیں وہاں پہ ان کو جانے سے روکنا چاہتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی چیزیں کمپلیکس ہونے والی ہیں, اور یہاں پہ امریکن کا رول کیا ہوگا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. لارجلی وہ بیلنس سی پوزیشن لے رہے ہیں اس خطے کے اندر. بالکل صحیح کہا چیمہ صاحب. ایمبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا اسٹوڈیو کے اندر, ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں, پھر آپ بھی سوال پوچھیے گا. ایمبیسڈر صاحبہ پہلے تو بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. میڈم یہ فرمائیے گا کہ کیا سفارتکاری کو کے چیپٹر کو ہم بند سمجھیں؟
بیکاز اگر ساری باتیں بلاکیڈ کے ذریعے، اکنامک سینکشنز کے ذریعے سے، مار دھاڑ کے ذریعے سے ہو سکتی ہیں، ادھر سے امریکہ بہادر کر رہا ہے، ادھر سے اسرائیل بہادر کر رہا ہے، اور یہاں سے ترکیہ چڑھا بیٹھا ہے، وہاں سے ایران چڑھا بیٹھا ہے، اور سعودی عرب اور پاکستان تو پھر ترکیہ کے ساتھ ہوں گے انفیکٹ، اور پھر تو وہ جو پرنسپل ہے اینیمی آف مائی اینیمی از مائی فرینڈ، تو پھر تو ایران بھی اس میں کود پڑے گا، بھائی سب کا کامن اینیمی ہے، لگائیں مار اس کو، اسرائیل کو. تو کیا سفارتکاری کے چیپٹر کو بند سمجھیں ہم؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اپنے پروگرام میں بلانے کو، بڑے عرصے بعد آپ دکھے ہیں. جی بہت شکریہ. بس آپ تو عید کا چاند بن گئے تھے. اینڈ ڈاکٹر چیمہ، گڈ ٹو سی یو اگین. یہ بہت گمبھیر سچویشن ہے. جیسے ڈاکٹر چیمہ نے فرمایا، اٹس گوئنگ ٹو گیٹ مور کمپلیکس اینڈ وی مسٹ انڈرسٹینڈ دا ڈائنامکس کہ یہ ہو رہا کیا ہے. جیسے آپ کا یاد ہے شروع میں ہی جب ٹرمپ صاحب آئے تھے، جنوری کی بات ہے، تو ہمارا پروگرام تھا، تو میں نے کہا تھا کہ جتنا آپ نے آئی آر میں جو کچھ پڑھا ہے نا اس کو کوڑے میں پھینک دیں ہم، کیونکہ ایک نیا ورلڈ آرڈر بن رہا ہے اور نئے ڈائنامکس آف اسٹیٹ ریلیشن شپس ہو رہے ہیں. آپ اور میں جو پڑھتے آئے ہیں آئی آر، وہ پوسٹ ورلڈ وار 2 کی جو ڈائنامکس تھے، کولڈ وار کا ڈائنامکس تھے، ہم ان تھیریز اور ان مائنڈ سیٹ سے انٹرنیشنل ریلیشنز کو اس پرزم سے دیکھتے ہیں. اب پرزم بدل گیا ہے اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس لیے کنفیوزنگ ہے بیکاز ہم غلط پرزم سے دیکھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہم نے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا کہ گریٹر اسرائیل از اے تھیوری جو کہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، اور جیسے ڈاکٹر چیمہ نے فرمایا کہ نیتن یاہو کو نہ صرف اپنا سیاسی بلکہ اپنا ذاتی مستقبل بھی تاریک لگ رہا ہے. اس کے لیے اس کو لازم ہے کہ تباہ کاری کرے. اچھا، اور وہ اسی وجہ سے غزہ پیس پلان بھی نہیں مان رہا. ایگزیکٹلی، کیونکہ اگر وہ مانتا ہے تو وہ الیکشن ہار دیتا ہے. اس کا جو منسٹر ہے فار انٹیریئر بینگویر، اس نے کہا ہے جی کہ فلسطینی انسان ہی نہیں ہے، اور روز رات کو غزہ کے 40 سے 50 بندے مارے جانے چاہیے، قتل ہونے چاہیے. وہ اس نے اپنے لوگوں کو یہ ایک کیونکہ الیکشنز آ رہے ہیں تو وہ میکسملسٹ اور وائلنٹ ان کی جو سائیکی ہے وہ اسی میں، جس طرح آپ کا ایسٹرن نیبر جب ان کے الیکشنز آتے ہیں تو پاکستان کو وہ بوگی بنا لیتے ہیں، جی وہاں پہ فلسطینیوں کو بنا رہے ہیں اور مسلمانوں کو بنا رہے ہیں. سو وہ اس وقت ان کے آپ ریٹورک دیکھیں، ابھی ای یو نے ان کے خلاف سینکشن بینگویر کے خلاف ہی کی ہے کہ کیسے ایک انسان اس طرح کا وہ کر سکتا ہے. انٹرپول کے اوپر خود اس کی گرفتاری کی ڈیمانڈ کر دی ہے نیتن یاہو کی. بالکل صحیح ہے، کیونکہ وہ جو پالیسیز پر وہ ان کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے. بیکاز اگر وہ الیکشنز ہارتا ہے، جیسے کہ پہلے بھی ایک دفعہ ہارا تھا جب لیبنان سے اس نے ودرا کی تھی آئی ڈی ایف فورسز، تو اب وہ غلطی دوبارہ نہیں کرنا چاہتا. اچھا ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، اس سے پہلے کہ آپ ایمبیسڈر نائلہ صاحبہ سے آپ بھی سوال کیجئے، چھوٹا سا مختصر سا مجھے جواب ضرور آپ دے دیں کہ آپ یہ کیسے دیکھتے ہیں کہ نیتن یاہو جو بھی باتیں کر رہا ہے، لیکن اس سال بھی تقریباً لگ بھگ کوئی 934 ملین ڈالرز کی جو چیزیں ہیں اسرائیل نے وہ ترکیے سے امپورٹ کی ہیں، اور ماضی میں 1996 کے اندر اسرائیل نے تعاون کیا ہے ترکی کے ساتھ اس کی ڈیفنس کیپیبلٹی اور یہ جیٹ فائٹرز کی بنانے میں. بلکہ ترکی پہلا مسلم کنٹری تھا 1949 میں جس نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا. لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اسرائیل کو پسند کرتے تھے، لیکن یہ ریلیشن شپ رہے ہیں. تو وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اکنامک انٹرڈیپینڈنس ہو تو جناب کوئی اس طرح کی وار کی طرف آپ نہیں جا سکتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو پرانے اسٹرکچرڈ ریلیشن شپ ہیں یہ بھی نہیں روک پائیں گے اس مسئلے کو جس طرف سے یہ بات جاری ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ جس طرح ایمبیسڈر نائلہ فرما رہی ہے نئی دنیا میں رہ رہے ہیں تو اب نئے طریقوں سے چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ابھی تو آپ دیکھیں کہ سچویشن یہ ہے کہ ٹرمپ نے کہا کہ ہم F-35 دیں گے جب وہ نیٹو سمٹ کے لیے آئے تھے پچھلے مہینے، تو اسرائیل نے اس کو کہا ہے کہ نہیں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، یا ہمیں اس پہ اعتراض ہے کہ یہ ایسی ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں آنی چاہیے. دوسری طرف دیکھیں میں آپ کو بتاؤں سم ٹائمز آبویسلی مسلم ورلڈ کے اندر جو ممالک اینڈ لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اس چیز کو بھی میک شور کرتے ہیں کہ دے آر آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری. تو وہ جتنے بھی مسلمانوں کے کازز ہیں
उनकी उसकी वो एक लीडरशिप भी लेना चाहते हैं. So sometimes you are playing to the gallery, sometimes you are genuine, and sometimes आप वाकई समझते हैं कि नहीं यार इसको रोकना होगा. Primarily I think तुर्की इजराइल के मामला तब खराब हुए हैं कि जब जो अल-शरा आए हैं तो इजराइल ने बहुत बेरहमी से वहाँ पे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया और पूरे के पूरे सीरिया को ही उन्होंने अपना एक बफर जोन के हिसाब से बना लिया. तो मेरा ख्याल है कि दैट इज व्हाट एनॉयज इजराइल और इजराइल ये क्या दैट इज व्हाट एनॉयज तुर्की और तुर्की को ये भी प्रॉब्लम है कि ये चीजें यहाँ पे नहीं खत्म होंगी बिकॉज देयर आर सम ग्रुप्स विद इन सीरिया और वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, डिसरप्टिव फोर्सेस हैं जिनको कल इजराइल इस्तेमाल कर सकता है अगेंस्ट तुर्की. इसलिए बफर जोन क्रिएट हुए हैं बड़े पैमाने पे. और कल उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दी है जो इजरायलियों ने, उन्होंने कहा जी कि उनके पास तो हमसे बहुत ज्यादा एरिया है, हमने तो थोड़ा बफर जोन किया है, इस तुर्की ने बड़ा बफर जोन क्रिएट किया हुआ है. तो मुझे लग रहा है कि बेसिकली मिसट्रस्ट बहुत ज्यादा है. ये तुर्की समझता है ये हमारे खिलाफ नॉन स्टेट एक्टर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह इजराइल भी यही समझता है. सो ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और सारे का सारा आपको पता जारी बात है डॉक्टर साहब, पूरे का पूरा मिडल ईस्ट का जो ऑर्डर है वो डिसरप्ट है. बिल्कुल सही कहा आपने जी. वक्फे से पहले अगर 2 मिनट हैं आप सवाल करना चाहें एम्बेसडर नाइला से. एम्बेसडर से मैं यही पूछना चाहता हूँ, व्हाट डू यू मेक ऑफ ये जो मैडम रिसेंटली सीरियन फॉरेन मिनिस्टर इस्लामाबाद आए हुए थे, दिस इज अ न्यू चैप्टर वी आर ओपनिंग विद सीरिया. Good question, Dr. Saab. I'm not privy to the inside discussions. जो कहा जा रहा है वो तो bilateral और economic और उस किस्म की cooperation की बात की जा रही है, लेकिन I think it's much deeper than that. और आप अगर ये देखिए, तुर्की was Ottoman Empire. You must not forget that. उनके relationship इजराइल से इस तरह से नहीं है जैसे वैसे बाकी ममालिक, क्योंकि ये सारा इलाका ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था. तो जब आपने सिक ओल्ड मैन ऑफ यूरोप को काटा कूटा और ये सारे ममालिक निकले उसमें से, तो इजराइल भी उसी में से निकाला गया. तो ऑटोमन एम्पायर के जो इनहेरिटर्स थे, जो अब तुर्की है, उसको इन सब नई स्टेट्स के साथ रवाबित मजबूरन करने पड़े क्योंकि वो कॉलोनियल पावर्स वर डिमांडिंग दैट, क्योंकि उसको काटा जा रहा था. अब ट्रीटी ऑफ लोज़ेन ख़त्म हो गई है, इट हैज़ एक्सपायर्ड. अब तुर्की हाउ विल इट यूज़ दैट, बिकॉज जो कटिंग हुई थी वो ट्रीटी ऑफ लोज़ेन के बाद हुई थी. सो नाउ दे विल बी न्यू डायनामिक्स फॉर इट. और आप देखिए कि नेतन्याहू का जो वो ग्रेटर इजराइल का एजेंडा जो हम बात करते हैं, ईरान को नेस्तो नाबूद करेंगे और तुर्की इज देयर नेक्स्ट, बट एवरीबडी इज वार्निंग देम, जैसे कि ईरान के लिए भी किया था. अभी आई वाज लिसनिंग टू सम अमेरिकन स्कॉलर्स आल्सो एंड दे सेड कि कहावत है कि डोंट मेस विद टर्क्स अदरवाइज इट विल बी योर पेरिल. योर पैरल, जो कि नजर आ रहा है इस वक्त इजराइल, और इजराइल फिर भी कर रहा है. यहाँ पे यानी वो 45 किलोमीटर दूर उसने बमबारी की है. यहाँ पे मुझे छोटे से वक्फे का कहा जा रहा है. वक्फे से जब वापस आते हैं तो इस गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे और कश्मीर के हवाले से जो एम्बेसडर गौर की स्टेटमेंट है ज़रा उसे भी देखेंगे और उस पर हम पूछेंगे राय, स्पेशली डॉक्टर मुबीन शाह की जो डियास्पोरा कश्मीरी चेयरमैन है और टर्की के अंदर मुकीम है, वो इस पर अपनी क्या राय रखते हैं. तुर्की के दरमियान हालिया कशीदगी ने मशरिक वस्ता में एक नए और ख़तरनाक मुहाज के खदशात पैदा कर दिए हैं. अगरचे दोनों ममालिक के दरमियान अभी बराह रास्त जंग शुरू नहीं हुई, लेकिन शाम में बढ़ती हुई फौजी कशीदगी ने सूरत हाल को इंतहाई हसास बना दिया है. 18 अगस्त 2026 को इसराइल ने शुमाल मगरबी शाम के अबू अल ज़हूर एयरबेस पर फिजाई हमला किया. इसराइल का कहना था कि उसे खदशा था कि वहां तुर्क फौजी तैनात किए जा सकते हैं, जबकि तुर्किया ने इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए इसराइली कार्रवाई की मज़म्मत की. इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने वाज़ेह किया कि इसराइल शाम में तुर्क फौजी मौजूदगी के फैलाव को कबूल नहीं करेगा. दूसरी जानिब अंकारा शाम की नई हुकूमत के साथ फौजी और दिफाई ताउन बढ़ा रहा है. यही सूरत हाल दोनों ममालिक को बराह रास्त फौजी तसादुम के करीब ला रही है. इस तनाज़े में नेटो का किरदार इंतहाई अहम है, क्योंकि तुर्किया नेटो का रुकन है. नेटो का
आर्टिकल 5 इज्तमाई दिफा की जमानत देता है। ताहम इसका मतलब ये नहीं कि तुर्किया पर किसी भी हमले की सूरत में तमाम नेटो ममालिक लाजमन इसराइल के खिलाफ जंग शुरू कर दें। मार्च 2026 में नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे ने वाजे किया था कि एक वाक़े के बाद आर्टिकल 5 को फाल करने की बात नहीं हो रही थी। मजीद अहम बात यह कि 2026 में तुर्किया ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा भी किया है, जिससे खत्ते में नई दिफाई सफबंदी सामने आई है। अगर इसराइल और तुर्किया के दरमियान बराह रास्त जंग छिड़ती है तो ये सिर्फ दो ममालिक का तनाज़ा नहीं रहेगा, बल्कि शाम, नेटो, अमेरिका और दीगर इलाकाई ताकतें भी मुतासिर हो सकती हैं। इसीलिए मौजूदा सूरत हाल को जंग से पहले खतरनाक फौजी मुकाबला करार देना ज्यादा दुरुस्त है, न कि उससे पहले ही इसराइल तुर्किया जंग कहना। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले एम्बेसडर नायला साहिबा ने बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी कि ऑटोमन एम्पायर चूँकि इसी में से ये सारी रियासतें वजूद में आई तो उसके ताल्लुकात किस तरह से इजराइल के साथ हैं, वो उस तरह से नहीं है जो आम रियासतों के उनके साथ हैं। अलबत्ता इस पर बड़ी इंटरेस्टिंगली एक और डेवलपमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में खैर डिस्कस भी हुई है, वो ये कि एम्बेसडर गोर जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं इस वक्त इंडिया के अंदर, उनका ये कहना है, एक प्रेस को बात करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा है। भाई वो इंडिया का कैसे हिस्सा? यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर है उस चार्टर के मुताबिक तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, और प्रेसिडेंट ट्रंप साहब तो ख़ुद फरमाते रहे हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके अंदर मैं मीडिएशन करने के लिए तैयार हूँ। अब उनके सफ़ीर अगर ये गुफ्तगू करते हैं तो क्या उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को अपने स्टेट डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड लिया, या उसी तरह से जिस तरह से उनके एक एम्बेसडर जो इज़राइल के अंदर मौजूद हैं वो एक बात करते हैं और प्रेसिडेंट साहब दूसरी बात करते हैं। जेडी वैंस साहब की गुफ्तगू ईरान पे कुछ और होती है और प्रेसिडेंट साहब की कुछ और होती है, और इसी तरह एडमिरल कूपर जो हैं वो कहते हैं कि ईरान के साथ जंग को जारी रखें, जबकि सेंटकॉम के जो चीफ है जनरल डैन कैन वो कहते हैं कि नहीं, इसमें से हमें ऑफ रैम्प चाहिए। समझ नहीं आ रहा कि क्या ऑर्डर में ब्रेक डाउन आ गया है। ये वो बुनियादी सवाल है जो पूछेंगे। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर मुबीन शाह, स्टूडियो में एम्बेसडर नायला चौहान है, डॉक्टर कमर चीमा साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर मुबीन शाह साहब, पहले तो आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा ये क्या मामला है, क्या इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप और स्टेट डिपार्टमेंट ऑन बोर्ड हैं, या एम्बेसडर साहब को खुद सूझी और उन्होंने एक बयान झाड़ दिया? बिकॉज इंडिया आखिर एक बड़ा मुल्क है, उसकी बड़ी मार्केट है और लाजमी बात है वहाँ से पैसे भी कमाने होते हैं। तो आपको लगता है कि ये फैक्टर है, या आपको लगता है कि नहीं ये कोई मैसेजिंग दी गई है पाकिस्तान को? Thank you very much, sir, to make me a participant in this format. तो लेकिन हमारे को जो थिंकिंग है इसमें कि इट इज नॉट मेरली अ स्टेटमेंट, हमारे को डर है कि व्हाट विल फॉलो आफ्टर इट, क्योंकि जो एम्बेसडर साहब ने वहाँ कहा है कि he has not said that it's an integral part of India. He said it's an important part of it. And the question is this thing कि उसके बाद क्या फॉलो क्या होगा, क्योंकि आप मतलब हम तो जब इसको सोचते हैं तो फिर वो हम बोलते हैं वी आर कंपेयरिंग इट टू लेट अस से पैलेस्टाइन में भी यूनाइटेड स्टेट्स ने आस्ते आस्ते अपना नैरेटिव चेंज किया. फाइनली in 2017 a major change in the American policy came, and when they recognized Jerusalem as Israel's capital. And then subsequently, although उस वक्त भी कहा कि साहब वो तो नहीं है ये, that this did not determine the boundaries of Israeli sovereignty in Jerusalem or resolve final status questions, but the subsequent opening of the US embassy in Jerusalem nevertheless demonstrated how a change in diplomatic policy can become institutionalized. खतरा तो वो है, तो इसलिए क्योंकि इसमें मतलब हमने तो मतलब as a diaspora coalition chairman, I have written letters also. For example, we have taken up with the Secretary of State. We have even written to the ambassador concerned, telling them what we want to know about it. Is it a just off the cuff statement, or is it a change of the policy? और इस रिगार्ड में हमने अब we have also addressed a letter to the Prime Minister of Pakistan, and उसमें हमने detailed justification की है कि what needs to be done by Pakistan. Demarche तो है, demarche they have reacted, that is good, but the question is it has to be followed by a formal letter, number one, that which में उसमें specify होना चाहिए कि
Saab ki, does Ambassador Gore's statement represent the official position of the United States government? Was he speaking as US Ambassador to India, as special envoy for South and Central Asia, or in both capacities? Has the United States changed its long-standing position concerning the status of Jammu and Kashmir? Does Washington continue in regard to the relevant UN Security Resolution as part of international diplomatic record concerning Kashmir? And does the United States continue to recognize the political aspirations of the people of Kashmir as relevant to the question of their future? If US policy has changed, when was that change made and what basis? Pakistan ko zurat hai to get it clarified from the government of the United States. बिल्कुल ठीक है, आपका ये बड़ा रेलेवेंट पॉइंट है डॉक्टर साहब। आ गया डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप सवाल करना चाहें डॉक्टर साहब से और एम्बेसडर साहिबा से इसी कश्मीर के मसले पे, और आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग क्या है वो भी थोड़ी सी शेयर कर दें। डॉक्टर साहब बहुत देखिए, कश्मीर पे मुझे लगता है कि शायद वो बात कोई और करना चाह रहे थे, हो कोई और गई। और देखिए कश्मीर एक डिस्प्यूटेड है, पता है उनको, टेरिटरी है, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट, कांग्रेस, सबको पता है। ट्रम्प साहब कई दफ़ा मीडिएशन करवा चुके हैं, ऑफर कर चुके हैं। और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि कई दफ़ा इसके ऊपर अमेरिकन जो हैं वो चीज़ें भी कूल डाउन करवा चुके हैं। मैं मैडम से पूछना चाहता हूँ, मैडम आप हाउ डू यू रीड दिस, बिकॉज सर्जियो गोर, मैडम एम्बेसडर, हाउ डू यू रीड दिस? सर्जियो गोर इज़ वेरी क्लोज टू डोनाल्ड ट्रम्प, तो इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? कुछ लोगों ने ये कहा है कि वी शुड बी केयरफुल, क्योंकि ये जितने भी ट्रम्प साहब के करीबी दोस्त हैं ये सारे बिजनेसमैन हैं, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाट दे से, व्हाट दे टॉक एंड हाउ दे ट्राई टू फ्रेम इश्यूज। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? यू वेरी राइट डॉक्टर साहब, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अभी जो डॉक्टर मुबीन शाह साहब ने भी बातें की वो बहुत अहम है। और जब दिमाग होता है तो लिखा हुआ ही बात होती है। आप एम्बेसडर को बुलाते हैं और उसको ज़ुबानी बात करते हैं और साथ में कागज़ में भी वो बात दे देते हैं कि वो अपनी गवर्नमेंट को रिपोर्ट करे आपके कंसर्न्स। तो ये दिमाग जो होता है वो इस तरह से होता है। उसने क्यों ये बात की, आप देखिए इंडिया इज़ पार्ट ऑफ क्वाड, और वो इस वक्त जो है द सिचुएशन इज़ फ्लूइड। एक तरफ वो क्वाड का हिस्सा है, दूसरी तरफ इजराइल का हेक्सागन ऑफ अलायंस है जिसमें वो अपना डिफेंस अलायंस बना रहा है। इंडिया इज़ अ पिवट इन दैट, और उसमें साइप्रस भी है, उसमें ग्रीस भी है, उसमें यूएई भी है, उसमें मोरक्को भी है, उसमें इस तरह का वो जो हेक्सागन ऑफ अलायंस बना रहा है अपने गिर्द, और स्ट्रेटिजिकली बना रहा है। साइप्रस को क्यों कि वो तुर्की को ख़राब करें, इंडिया को क्यों कि पाकिस्तान को ख़राब करें, मोरक्को को क्यों क्योंकि वो मगरब स्टेट्स पे हावी हो। उन्होंने स्ट्रेटिजिकली सोच के ये अपना हेक्सागन ऑफ अलायंस बनाया, तो इंडिया इज़ अ पिवट इन दैट। तो क्वाड के लिहाज से भी और हेक्सागन ऑफ अलायंस के लिहाज से भी इंडिया का रोल अमेरिका और इज़राइल के लिए एक ख़ास अहमियत रखता है, और वो उसको अपीज़ करने के लिए इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। बट दैट डज नॉट चेंज द इंटरनेशनल लॉ or the status of Kashmir as far as the UN Security Council is concerned or the people of Kashmir are concerned. लेकिन यहाँ पे मैडम ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है ना, आप भी और डॉक्टर मुबीन शाह भी इसका जवाब दीजिएगा मुख्तसर सा, कि इंटरनेशनल लॉ की आपने बात की। आम लोग तो समझते हैं कि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता होता तो ये जो ईरान पे चढ़ाई हुई है, या ये जो कुछ मिडल ईस्ट के अंदर गेम खेली जा रही है, या जिस तरह से वेनेजुएला में जो कुछ हुआ, या ग्रीनलैंड का और पनामा का जिस तरह नाम लिया जा रहा है, इंटरनेशनल लॉ अगर इन ट्रू स्पिरिट होता, इम्प्लीमेंट होता, तो ये सब कुछ होता। देखिए मैंने तभी कहा ना पुरानी किताबें उठा के फेंक दें तो फिर क्योंकि अब नया सिस्टम आ गया वो तो सिस्टम तो आ गया, तो फिर वो कश्मीर का फिर इस पे किस तरह से? लेकिन यूएन में तो डिबेट चल रही है। हाँ, यूएन में तो डॉक्यूमेंट्स इसके हैं। जी शाह जी फरमाइए। मेरा इसमें एक है जिसकी डिमांड इज द फर्स्ट स्टेप, लेकिन उसके बाद ये है कि इट्स अ टाइम नाउ फॉर पाकिस्तान टू रेज द मैटर अगेन इन द यूनाइटेड नेशंस एंड सीक रीअफर्मेशन of the relevance of the applicable Security Council resolution. Engage the US administration and Congress at the highest level.
mobilized Pakistan diplomat ने prevent the, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं, कश्मीरी नहीं चाहते हैं कि जो ये narrative start, they are starting, this is a signal. According to us, it is a signal by the American, whatever it is. देखिए, पाकिस्तान ने उनको इस वक्त help किया, वो किया, but in spite of that, the ambassador goes to Kashmir and issues a statement. मैं कल ही एक program देख रहा था इंडियन में, उधर उन्होंने वो मिस्टर क्या नाम है वो जो अपने अटलांटिक काउंसिल में हैं, ही इज अमेरिकन, जी 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 जी, साउथ एशिया को जो डील करते हैं, हाँ जी, उन्होंने बोला कि हम भी सरप्राइज हो गए कि इसने कैसे स्टेटमेंट ऐसे दिया है, बट दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. पाकिस्तान हैज इशूड अ डिमार्शे, बट व्हाट नेक्स्ट? So मसला ये है कि if the American government does not clarify its position in the next 1 week or let us say 4 days or 5 days, तो इसमें ऐसे ही छोड़ने का नहीं है ये. You have to you see raise it in the United Nations, because देखिए end of the day it is that हम किस पे फाइट कर रहे हैं? UN resolutions पे ही कर रहे हैं ना, आज तक फाइट कर रहे हैं. So why not get it reaffirmed again, so that all this talk and only one country cannot change the whole situation, and that is what they have done in the case of Iran. They have done, one country has decided that everything is followed up. देखिए आप फलस्तीन में भी तो यही हुआ ना, गाजा में भी यही हुआ, तो फिर सबने फॉलो किया, सब वो कमेटी भी बना दी, अब देखिए उसमें भी क्या हाल है. सो क्वेश्चन इज कि इसमें पाकिस्तान को दे हैव टू बी प्रोएक्टिव. दे कैन नॉट से दैट ओके वी हैव डन आवर वर्क एंड हमने डिमार्शे इशू किया, दैट इज इट. ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया. डॉक्टर कमर चीमा साहब, अब सारी डिबेट को अगर आपका एक जुमला आप कह दें. मैं ये कहूँगी कि अब पाकिस्तान दिमाग करके नहीं बैठा. UN सिक्योरिटी काउंसिल में आपके आसिम इफ्तिखार साहब हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, ही इज वेरी एक्टिव. वी आर रेजिंग दिस थिंग एट ऑल लेवल्स. साहब ये रेज हो रहा है. समझिए कि एक दिमाग से बात हुई है, पाकिस्तान इज वेरी प्रोएक्टिव इसमें है. जी चीमा साहब, कंक्लूड कीजिए सारे प्रोग्राम को. जी डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि ट्रम्प की तरफ से हमेशा कश्मीर इशू को सपोर्ट मिली है इन वन वे और दी अदर. जब उन्होंने ये बात की मीडिएशन की और बार की, और दूसरी बात यह है कि जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल इनकरेज नहीं किया इंडिया को, बल्कि वार्न किया और कॉशियस किया. तो मेरा ख्याल है चीज़ें हमें इतना ज़्यादा भी इसको ओवर रीड नहीं करना चाहिए. हमने डिमार्च कर दिया, दैट्स फाइन. और दूसरा, ये पॉलिटिकल लोग हैं. सर्जियो गोर इज़ अ पॉलिटिशियन, वेरी क्लोज टू द ट्रम्प टीम, क्लोज टू द मार्को रूबियो. तो मेरा ख्याल है एक वो होना चाहिए, इसको एक स्पेस भी देनी चाहिए. और अगर if this pattern continues in one way or the other way, तो then obviously we should be careful and take it serious. बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब, डॉक्टर मुबीन शाह साहब, एम्बेसडर नायला चौहान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी. दुनिया तब्दील हो गई है, पुरानी थीरीज चल नहीं रही, लेकिन अगर आपके ज़ोर बाजू आपके पास नहीं है तो सर्वाइवल बड़ा आपका मुश्किल है. मेरा ख्याल है ये ही वो वजह है जिसकी वजह से मक्का एग्रीमेंट साइन हुआ है. आज नहीं तो कल ईरान को इसमें ऑन बोर्ड होना पड़ेगा. कश्मीर हो, ईरान हो, सीरिया हो, कतर हो, कोई भी हो, लेकिन अब मेरा ख्याल है ज़ोर बाजू बनाने का वक्त आ गया है. अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा. इजाज़त दीजिए. अल्लाह ने के बाद.